This is Storytellers and Storysellers live on tape. You're listening to Vineet Kanabar on the IVM Podcast Network. Every episode on the Storytellers and Storysellers podcast, we talk to creators, musicians, artists, directors, writers, folks from the creative side of entertainment and or folks from the business side. Our intention is to bring you secrets. हम बताना चाहते हैं कि जो creators, storytellers आप follow करते हो, उनका content बनता कैसे है? पैसे कैसे कमाते हैं? टीम कैसे बनाते हैं? All of these interesting questions we ask creators and their business partners on this show. आज के एपिसोड पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक ट्रैवलर जर्नी पे, और मेरे साथ, मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ हैं मोहम्मद सलीम खान और MSK. MSK, welcome to the show. Thank you so much. So excited to have you here, man. And I mean, I have researched your creator journey and I have found such interesting tidbits there that I want to talk about this to you. And मैं जानना चाहता हूँ आपसे ये जर्नी के पीछे के मोड, ट्रैवल पन मोड, you see what I'm saying? But ये सब बात करने के पहले let's go back to the start, right? I think 2016 was when you started. आपने जब शुरू किया, you started this thing as a biker, give or take. बाइकर कह सकते हैं. उस वक्त जब मैं कंटेंट बनाया करता था, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाइकिंग तक ही सीमित हो. मैं हर तरह का कंटेंट एक्सप्लोर करना चाहता था. तो बेसिकली पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, उससे पहले मैं एक्टर हुआ करता था. तो आराम नगर में हम लोग ऑडिशन दिया करते थे. गुड ओल्ड आराम नगर. एंड पूरी जिंदगी वहाँ बीती करती थी. तो काफ़ी कुछ सीखा. एक्चुअली मैं एक एक्टिंग स्कूल में था जहाँ पर एक पूरा बिल्डिंग था. तो वहाँ पर एक्टिंग बैच के स्टूडेंट्स थे, डायरेक्टर बैच के थे, फिल्म मेकर थे, साउंड डिज़ाइनर, एडिटर. तो मैंने वहाँ पर 1 साल तक एक्टिंग सीखी. एंड फिर मैंने सोचा कि ऑडिशन दे के फिर थोड़ा कमाया जाए. और ऑडिशन दिया मैंने और काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा लिया मैंने 5-6 महीने में वहाँ पर. एंड देन जिस तरह का काम मैं करना चाहता था वो काम कर नहीं पा रहा था. राइट. लाइक मैंने थिएटर किया हुआ है, एक्सट्रीम, लाइक अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर्स, एकदम बहुत ज्यादा ऐसा मेथड एक्टिंग, सब कुछ निचोड़ के. कैरेक्टर भी आपने नाम लिया तो अश्वत्थामा, क्या कैरेक्टर, मतलब नेक्स्ट लेवल. तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने पूरा ऐसे झंझोड़ के रख दिया कि एक्टिंग का एक लेवल होता है. जैसे अभी हम लोग नॉर्मली अगर एक्टिंग करेंगे तो हमें बहुत रियलिस्टिक रहना पड़ता है, बट मैथोलॉजिकल कैरेक्टर कोई लिमिट ही नहीं है. तुम कैसे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो. तो उसने ऐसे सारे एक्टिंग के पंख खोल दिए. एंड उस तरह का एक्टिंग मैं करना चाहता था. बट इंडस्ट्री में जो काम मिलते थे वो ऐसा था कि मतलब ऐसा एक मैंने हेड एंड शोल्डर का ऐड किया था जिसमें तमन्ना थे. तो वहाँ पर सिर्फ जाना है. मुझे डायरेक्टर कहते हैं कि पुनीत मल्होत्रा डायरेक्टर थे उनके, धर्मा प्रोडक्शन के. उन्होंने कहा कि सलीम स्माइल, बस इतना ही मेरा काम था. और मुझे पैसे मिल जाते थे. मैंने काफ़ी सारे फोटो शूट्स किए. तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था. तो मैंने ना अपने स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको जमा करके एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई. राइट. और हमारा मकसद था कि हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे और उसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजेंगे. और अगर फिल्म फेस्टिवल में कोई टैग मिल गया ना अपने को तो फिर तो काम इजीली मिल जाएगा. बिल्कुल. और हुआ भी. हमने पहला फिल्म बनाया और पहले फिल्म को हमारे नासिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला. राइट. और जिसकी वजह से जैसा प्लान किया था सब ऐसे ही चल रहा था. सबको काम मिला, एक्टर को छोड़कर. एक्टर में था मैं और 1-2 लोग थे. हम लोग बैठ गए, बेरोजगार हो गए हम अभी. तो मैंने सारा का सारा अपना जो गियर्स है वो सब कबर्ड के अंदर डाल दिया. उसके बाद मैंने ऑडिशंस ज़्यादा नहीं था, कोई बुलाता तो जाता था. एंड देन पहले से ही ट्रैवलर वाला एटीट्यूड था. घूमने में पहले मैं 2013 में मैं लद्दाख गया था. राइट. मतलब उस टाइम पे लद्दाख में कोई देखने को मिलता नहीं था. बहुत रेयर लोग आते थे, सड़कें नहीं थी. वैसे टाइम पे हम लोग घूमते थे. बाइक से गए थे? हाँ, मतलब यहाँ से बाइक से नहीं पर वहाँ मनाली से हमने बाइक लिया, फिर हम लद्दाख गए, फिर पैंगोंग ले जाके घूम फिर गए. वैसा मतलब किया करते थे. एंड जब मुझे पता चला व्लॉगिंग के बारे में, तो मैं व्लॉगिंग को पहले कहता था कि वीडियो लॉग. राइट. तो मैंने एक मूवी देखी थी अवतार. Right. तो उस मूवी में जब वो अवतार में जाता है तो वो अपना पूरा एक्सपीरियंस कैमरे के सामने आके बात करता है. तो मैं पहले ऐसे जर्नल लिखा करता था कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है. तो ऐसे पन्ने भरा करता था. वही सेम चीज को मैं वीडियो के सामने आके कहना चाहता था. बिल्कुल. लेकिन जब मैं एक्टिंग करता था ना तो काफी सारी ऐसी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाता था. जैसे कैमरे के सामने मेरे को बहुत ऐसा फियर था, बहुत फटती थी, समझ नहीं आता था कि कैसे बात करूं. और अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये सच बोल रहे हैं. नहीं आता इसको बात करने यार. तो
यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे 2-4 रीजन थे। सबसे पहला जो मोटिवेशन था कि यहाँ पर आके मैं फिल्म मेकिंग के बारे में सीखूंगा और मेरा कैमरे वाला जो फियर है वो दूर होगा। राइट। एंड ऐसा नहीं कहूँगा कि पैसा बिल्कुल भी नहीं था या फेम बिल्कुल भी नहीं था, वो थे लेकिन वो प्रायोरिटी पे नहीं थे। मतलब सीखना था पूरा प्रोसेस को A to Z कि शुरुआत से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस होता है, और वही सीखने के लिए मैंने किया। आपको पता है मैं हफ्ते में एक व्लॉग डाला करता था। राइट। फ्राइडे के दिन जब बॉलीवुड की मूवी रिलीज होती है मैं भी अपने व्लॉग रिलीज किया करता था और उसको वैसे ही प्रमोट किया करता था। एंड लाइक फुल ऐसा प्रमोट करके कि ये व्लॉग कत्ल कर देगा, किल कर देगा, भयंकर व्लॉग, ऐसा वैसा सारे अलंकार जोड़ के ऐसे लोगों को बताता था मैं। और पब्लिक फिर जाके देखते थे और अच्छा रिस्पॉन्स था। मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा कि लाइक मैंने व्लॉग डाले लोग देखे नहीं। राइट। मतलब टचवुड लोगों ने देखा है और धीरे धीरे करके लोगों को मेरी पर्सनालिटी पसंद आने लगी, काफी रियल लगी। मतलब जो था मैं बोल देता था। अगर मान लो कि कहीं घूमने के लिए गए, अगर मतलब सही नहीं लग रहा है मैं बोल देता था नहीं सही लग रहा है, नहीं बनाने का दिल कर रहा है, या फिर जो भी होता था तो लोग उससे कनेक्ट होते गए। राइट। एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया हो रहा है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए और मेरे को इतनी खुशी मिलियन सब्सक्राइबर पे भी नहीं हुई थी जितनी मेरी 1000 सब्सक्राइबर पे हुई थी। राइट। तो मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई थी। एंड देन ऐसे अगर मैं बोलने जाऊंगा तो मैं बोलते ही रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो पहले 1000 फॉलोअर थे, राइट, इसका, और आपने जो कॉन्फिडेंस वाली बात कही कि कैमरा के सामने कैमरा से किस तरह एंगेज करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, खुद को प्रेजेंट करना, इसमें कोई कोरिलेशन था कि फॉलोअर बढ़े तो ये समझ आया कि शायद मैं सही कर रहा हूँ, या करते करते मुझे समझ आने लगा, आपको समझ आने लगा कि आप सही कर रहे हो, फॉलोअर आए ना आए? पहले कैसा एटीट्यूड था, और शायद आप अगर बाद में बताएं कि अभी कैसा एटीट्यूड? तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि जो भी तुम्हारी वीकनेस होती है या जो जिस चीज से तुम्हें डर है, जैसे मुझे ना हाइट का बहुत डर है कि मैं ट्रैक करने जाता हूँ मेरे हाथ से पसीना वसीना आने लगता है, मैं नीचे देखूंगा तो मेरे को चक्कर आने लगते हैं। तो वो फियर दूर कब होगा? मतलब मैं अपने घर पे बैठे बैठे तो दूर नहीं कर पाऊंगा, मैं जाऊंगा वहां पर जाके लाइक वो डर को फेस करूंगा तब जाके तो वो दूर होगा ना। बिल्कुल। तो उसी तरह से अगर मेरे को कैमरे के सामने बोलने का डर है तो मुझे ये बार बार करना पड़ेगा जब तक ये डर ना निकल जाए। राइट। तो मैंने YouTube पे आने से पहले काफी सारे बुक्स पढ़े थे, मोटिवेशनल बुक्स भी थे। लाइक यू नो मैंने जो पहली किताब पढ़ी थी शिव खेरा की यू कैन विन, उसमें मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला था। एंड देन ऐसे डिस्कवर करते करते एक बुक थी द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, वो पढ़ी थी। तो काफी सारी सोच ऐसी उजागर हो चुकी थी कि हाँ मतलब जिंदगी में अगर कुछ करना है तो नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, वो चीज ठीक हो जाएगी। तो मेरा वो नजरिया था कि अगर कोई चीज तुम्हारी वीकनेस है उसको तुमको ठीक करना पड़ेगा। मैंने पहला वीडियो जब मैंने शूट किया था मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी, और मेरे एडिटर दोस्त बहुत थे, उनको मैं 1000 रुपए देने को तैयार होगा तो यार एडिट करके दे मैं तेरे को 1000 दूंगा। एक दोस्त दिल्ली में था, फिर एक मुंबई में था, उसको मैंने बोला तू एडिट कर ले तेरे को मैं 3000 दूंगा यार। कोई बोलता है नहीं तेरे को, तू मेरे को देगा तो मैं तेरे को एक हफ्ते बाद दूंगा एडिट करके। मैंने बोला इतना तो नहीं लगता है, इतना तो मैं मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकता टाइम का। मैंने खुद सारा यूट्यूब पे देख देख के सीखा है। तो अगर नहीं आता है तो हम सीख सकते हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते। अगर सीखने की इच्छा हो तो सीख सकते हो। तो काफी कुछ मैंने इम्प्रूव किया अपनी लाइफ में। तो ऐसे करते करते फिर ना मतलब ऑटोमेटिकली सब आते गए। जैसे अभी सब्सक्राइबर का जो था वो ऐसा था कि एक वैलिडेशन था कि तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर ने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया, वो एक वैलिडेशन था कि तू जो भी कर रहा अच्छा कर रहा है। बिल्कुल। और पहला वीडियो मैंने ये बनाया था कि मुझे पता है मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे गोवा के यहाँ वहाँ, तो कभी अपलोड करने की हिम्मत नहीं हुई। ये सोचता था कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं थोड़ा सा फंबल करूंगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, उस डर से मैंने कभी अपलोड नहीं किया था। तो मैंने पहले बोल दिया देखो मैंने इस रीजन से अपलोड नहीं किया था, अब मैं कर रहा हूँ चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मैं पहले आता हूँ बाद में दुनिया आती है। तो ऐसे करके लोगों को स्टार्ट ही मैंने वैसे किया था। तो ये सब चीजें लोगों ने कनेक्ट किया, और सब्सक्राइबर मुझे लगता है एक ना वैलिडेशन है तुम्हारे लिए कि तुम सही कर रहे हो, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है वो चीज के लिए। बहुत बढ़िया। आई थिंक आपने जो कहा इट साउंड्स लाइक आपके ऑडियंस को आपकी रियलनेस से लगाव है। दैट इज व्हाट दे लुक फॉर। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मुझे पता है कि मैं अच्छे से नहीं बोल पाता था, ना ही इंग्लिश अच्छी थी ना ही हिंदी अच्छी थी। मेरी हिंदी जो थी वो बंटाई वाली हिंदी थी, मुंबई वाली हिंदी, खारेला पीरेला वैसी वाली थी मैं, क्योंकि मैं धारावी में रहता था पहले। एंड वहां पर मेरे हिंदी छोड़ो मतलब पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज है जो हम बॉम्बे में बोलते हैं, बम्बैया लैंग्वेज जो भी है। तो अभी मतलब वही है, उसको इम्प्रूव करना। मतलब हिंदी किताब पढ़ पढ़ के मैंने वो सब, अभी आप देखोगे कि हिंदी के शब्द मेरे काफी अच्छे हो चुके हैं। उजागर बोला आपने पहले। उजागर बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये जो
ट्विस्ट था, फिल्म स्कूल वाला और उसके बाद यूट्यूब वाला, अभी भी फिल्म में अगर ऑफर मिले या चांस मिले या करने का मौका मिले तो वो करोगे, या अब डिसाइड किया कि इस पे फोकस रखना है? नहीं करूंगा ना मैं, बिल्कुल करूंगा मैं ना यूट्यूब पे आने के बाद ना थोड़ा सा आलसी सा हो गया हूँ। मेरे को ऑडिशन के लिए लोग बुलाते हैं, मैं जाता नहीं था। मेरे को गली बॉय के लिए आया था इनविटेशन कि यू आर शॉर्टलिस्टेड और आपका लुक टेस्ट होगा, आप आना। मैं गया ही नहीं और उसकी फिल्म की शूटिंग मेरे घर के बाजू में हुई है। वो जो आलिया भट्ट का जो डायलॉग है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी, उस ब्रिज पे हम लोग ना ऐसे चिल किया करते थे। और जब मैंने वो देखा मेरे को इतना तकलीफ हुआ कि मैं क्यों नहीं गया यार ऑडिशन में, क्योंकि मैंने जितने भी ऑडिशन क्लिप दिए थे ना उनको, तो वो कैरेक्टर जा रहा था। बट मतलब वही मेरे को ऐसा लगता है बुलाएंगे परेशान करेंगे फालतू में, क्यों जाना है। तो अभी भी अगर चांस मिलेगा मैं करूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना वो चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि मैंने जितने भी एक्टिंग के स्किल्स सीखे थे उसको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड कुछ वर्कशॉप्स फिर अटेंड करने पड़ेंगे। तो मैंने नीरज सर, आप जानते होंगे नीरज का भी, तो उनका वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था। उनके वर्कशॉप के बाद मेरे एक्टिंग में काफ़ी कुछ सुधार आया था। लाइक रियलिस्टिक एक्टिंग क्या कहते हैं वो उन्होंने सिखाया था। तो आज भी हमारे गुरु है, आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं सबको याद कर रहा था कि किन से मैं क्या क्या सीखा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट टू द एपिसोड। आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गो इनटू अ क्विक ब्रेक so that IVM can run these ads that make us money. It's important. जरूरी है, बिल्कुल, बिकॉज ब्रांड्स है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आज। बिल्कुल, हम सारे यहीं पे। बट बिफोर आई गो, क्विक रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द एपिसोड, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद है, इफ यू सी अदर एपिसोड्स ऑन द शो दैट यू लाइक, प्लीज फॉलो द शो, rate it. It helps us find new listeners. More people can listen to the awesome conversations we have on this show. We will continue this awesome conversation with MSK after these messages. Don't go anywhere. This is Storytellers and Story Sellers with me, Vineet Kanabar. And we're back. We're talking to Mohammad Salim Khan, MSK. सलीम बोलूं तो चलेगा? सलीम ही बोलते हैं। सलीम ही सही है ना? सिर्फ मेरा इंटरनेट पे लोग MSK कहते हैं, बाकी घर पे मम्मी तो सलीम ही बोलती है। सलीम ही बोलती है, इतना अच्छा नाम है सलीम। हाँ, मतलब थोड़ा नाम बड़ा है, लेकिन नाम बड़ा था इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म करके MSK रख दिया। कभी लोग MSK प्रसाद वाला कंफ्यूजन होता है? हाँ, मैं एक रेडियो मिर्ची के शो में गया था। हाँ। तो वहाँ पर RJ सलील थे, उन्होंने कहा कि MSK प्रसाद। फिर मैंने सर्च किया कि MSK प्रसाद कौन, फिर मैं क्रिकेटर, अच्छा समझा। विकेट कीपर थे इंडिया के। सही है यार। सो सलीम, ये बताओ यार कि ये जो क्रिएटर जर्नी है, राइट, इसमें आपका मोटिवेशन तो बहुत क्लियरली पैसा तो नहीं था, राइट? आप यू हैड अ पर्सनल मोटिवेशन, आपको अपनी कला को सुधारना था, खुद का कॉन्फिडेंस सुधारना था। पर करते करते जब देखा कि यार लोगों को ये करने में मजा आ रहा है, तब कभी जाके कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि इस पे अब मैं क्या डालूंगा, किस टाइप का कंटेंट मैं बनाऊंगा, किस टाइप का क्रिएटर मैं बनूंगा? जैसे कई सारे टाइप के क्रिएटर होते हैं, कोई फैशन का कंटेंट बनाता है, कोई स्टोरी टेलिंग का कंटेंट बनाता है, कोई बुक्स के बारे में बात करता है, कोई काफी सारी चीजें, कोई मतलब फाइनेंस के बारे में बात करता है। कभी बैठ के ऐसा फिर सोचा कि यार मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊं, या नेचुरली जो आते गया व्लॉगिंग में उस पे ही चल दिए? ये तो फिक्स था, मतलब YouTube कंटेंट बनाने से पहले कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं दो चीज़ को मिक्स करना चाहता था, एक ट्रैवल और फिल्म मेकिंग। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर मेरा जो कंटेंट कंज्यूम होता है वो डिस्कवरी चैनल और नेटफ्लिक्स में जो ट्रैवल शोज होते हैं वो सबसे होता है। तो मैं कुछ उस तरह के बनाना चाहता था। तो क्लियर था कि लाइक ट्रैवल को और फिल्म मेकिंग को जोड़ के बनाना है। बट ये परसेप्शन चेंज हुआ जब मैं YouTube पे आके देखने लगा कि एक्चुअल में व्लॉग के लिए, YouTube के लिए इतना एफर्ट देके कोई मतलब नहीं है। लाइक आपको डेली यहाँ पर व्लॉग्स करने होते हैं। अगर देखो, मतलब जो भी जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर वो व्लॉग बना रहे हैं और वो कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो उनके व्लॉग को रीच वैसा नहीं मिलेगा। YouTube का एल्गोरिदम नहीं कहूँगा, लेकिन ऑडियंस का जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है जैसे व्लॉगिंग में कुछ खास नहीं होता है। लाइक डेली छोटी मोटी चीज़ें जो होती है कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, या फिर हम यहाँ गए हैं, टायर पंचर हो गया है, वेदर ऐसा है, हम यही सब बातें करते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें नहीं होती है। तो ये इस तरह का कंटेंट जो है, अगर वो डेली नहीं आएगा ना, लोगों का कनेक्शन छूट जाएगा। बिल्कुल। तो डेली व्लॉग करने के लिए मैं फिल्म मेकिंग में, एडिटिंग, म्यूजिक, ये सब में ज़्यादा वक्त नहीं डाल सकता था। राइट। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। लाइक तुझे कैमरे के सामने रहना ज़्यादा पसंद है या कैमरे के पीछे ज़्यादा पसंद है। तो ये सब कैलकुलेट करके फिर डिसाइड किया कि कैमरे के सामने रहते हैं, लोगों को जितना ज़्यादा हो सके स्टोरी देते हैं। स्टोरी टेलिंग
करने के लिए मतलब हम एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे ना, अगर हम ज़्यादा वक्त उस पर बिताएंगे तो हम स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर एडिटिंग को कम करूंगा तो मैं ज़्यादा स्टोरी बता सकता हूँ ऑडियंस को, तो मैंने फिर एडिटिंग धीरे 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 कम कर दी मैंने। तो अभी ऐसा होता है कि थोड़े रॉ व्लॉग्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल व्लॉग्स होते हैं जिसमें थोड़े सिनेमैटिक और बाकी सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन करता हूँ। बट मेरे हिसाब से अगर व्लॉग कर रहे हो ना तो उसको जितना ज़्यादा रॉ रख सके और क्रिस्प रख सके, मतलब एक एंगल पे ज़्यादा समय तक बात ना करना, और बात करते करते पीछे के जो लोकेशन चेंज होते हैं वो चेंज होते रहेंगे तो काफ़ी खूबसूरत व्लॉग दिखता है। जैसे अभी हम मूवीज में भी देखते होंगे कि मूवीज में ऐसा होता है कि काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक मूवी सिर्फ एक हीरो के वैसे या एक विलन के वैसे नहीं चलती ना, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं, भाई होता है, बहन होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, एंड देन काफी अलग अलग लोकेशंस होते हैं। तो मेरा भी वही मानना था सेम कि अगर व्लॉग है तो व्लॉग में अगर सिर्फ एक सिंगल पर्सन है तो शायद व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन अगर उसके दोस्त हैं, उसके घर पे उसका वॉचमैन है या फिर कोई भी हो, एक व्लॉगर है यूएस के केसी नेस्टेट, तो मैं उनको काफ़ी देखता हूँ। अभी वो व्लॉग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पहले करते थे ना उनके घर में एक वो पोस्टमैन आता था जो कुछ ना कुछ आके पार्सल देता था, यूपीएस डिलीवरी। हाँ, यूपीएस डिलीवरी वाला। उन्होंने उसको एक कैरेक्टर बनाया अपने व्लॉग का, राइट। लाइक अभी मैं उनको कहीं पे भी देखूंगा ना, मैं बोलूँगा अरे यार आप केसी नेस्टेट को पार्सल देते थे। तो वो वैसे कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है हमारे व्लॉग्स में। तो अब अगर किसी का भी व्लॉग उठा के देखो, चाहे निखिल भाई का हो या गौरव तनेजा जी का हो, और सबके व्लॉग में एक ही कैरेक्टर है। मेरे व्लॉग में भी कैरेक्टर्स हैं, तो मेरे व्लॉग में एक शफी कैरेक्टर है, एंड देन कैरेक्टर्स बिल्ड करना होता है, एंड देन वो पब्लिक भी देखना चाहती है कि अरे वो कैरेक्टर ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो ये अच्छा होता है। लेकिन वही कि इस पे ज़्यादा वक्त ना दे के एडिटिंग में, आपको स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा, आप स्टोरी क्रिएट करो और उसको एकदम क्रिस्प और एकदम सिंपल तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करो। लव इट। पाजी, गौर पाजी तो भाभी और पाजी दोनों कहते हैं, अभी उनकी थोड़ी बर्थडे वाली फाइट हो गई है, बट सरप्राइज हो गया, तो सबको सरप्राइज मिल गया। बट शाउट आउट टू पाजी, डूइंग अमेजिंग वर्क। यार एक बताओ, ट्रैवल से इंसान काफी बदल जाता है। एग्जैक्टली। काफी नए एक्सपीरियंसेस, नए पर्सपेक्टिव्स, नई जगह। ट्रैवल और व्लॉगिंग से तो इंसान और भी काफी बदल जाता है। मतलब नाउ यू आर नॉट जस्ट ट्रैवलिंग फॉर योरसेल्फ, आप ट्रैवल कर रहे हो अपने अब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को भी दिखाने के लिए। तो पहले जब ट्रैवल करते थे और अब जब ट्रैवल करते हो, इसमें कोई अंतर, फर्क? किस तरह से प्लान करते हो, कहाँ जाना होता है, कैसे, हाउ डू यू मेक इट वर्क फॉर योर प्रोग्रामिंग? सो मेरे लिए ट्रैवल दो तरीके का है। एक तो हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, एक वो ट्रैवल होता है। एक अभी जब मैं ट्रैवल में जाता हूँ, वो मेरे लिए छुट्टी मनाने वाला ट्रैवल नहीं होता है। मैं वहां पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ट्रैवल व्लॉग्स बनाने हैं, तो मेरा फोकस व्लॉगिंग के ऊपर ही होता है। लाइक जहाँ पर भी जो भी सिचुएशन हो, या जो भी व्यू हो, या जो भी वहाँ की स्टोरी हो, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, ये सब पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है। इंजॉयमेंट मेरा होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। मतलब अगर आप 90% मेरा फोकस व्लॉगिंग पे होगा तो 10% अपने इंजॉयमेंट और वो सब चीज़ पे होगा। लेकिन एक टाइम था जब हम ग्रो कर रहे थे, तब समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए आया हूँ, या फिर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए आया हूँ। राइट। तो एक टाइम बाद ऐसा आ गया था कि मैंने ना व्लॉग डालना छोड़ दिए थे लगभग 30-40 दिन के लिए। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, और मैं सेम चीज़ कर करके थक चुका था कि लाइक अब क्या मतलब घर पे लॉकडाउन में भी मैंने 30 दिन में 30 व्लॉग बनाए थे। वो क्या बनाए थे मेरे को भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बनाया था, और वो व्लॉग मैंने उम्मीद नहीं थी कि ऑडियंस देखेंगे, और उसी वक्त मेरे को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले थे। राइट। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ है जो ऑडियंस को पसंद आ रही है। लेकिन मैं अभी जो व्लॉग बना रहा हूँ ना, उसमें ये चीज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ कि मुझे भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। अगर मैं कोई चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो शायद मैं आगे क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अभी ऐसा है कि जब मुझे कोई व्लॉग करना होता है कोई ट्रिप पे, अभी मैं आसाम में गया था, तो वो पूरा का पूरा फोकस था कि मुझे वहाँ पर कंटेंट बनाना है। यहाँ आने के बाद मैंने एक दिन रेस्ट लिया, और उसके बाद एक दिन एक ट्रैक के लिए गया जिसको मैंने कभी कहीं दिखाया ही नहीं। राइट। मैं लोनावला गया था, कोराईगढ़ फोर्ट, वहां जाके मैं आराम फॉग में बैठा हूँ और चिल कर रहा हूँ। वो मैंने कहीं भी नहीं बताना, एक स्टोरी भी नहीं डाली वहां पर। तो वो मेरे लिए था वो। तो मैंने ऐसा क्रैक निकाला है। इतना सिंपल सा क्रैक है, बट लगी मेहनत पहुंचने में उस क्रैक तक भी। हाँ, बहुत मतलब मेंटल चीजों से गुजर के ये सब आया है वहां पर। बहुत सही यार। व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस टू गो टू अब तक जहां भी गए हो? ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। किस टाइप की जगह जाना आपको मतलब खुद के लिए बहुत पसंद है, और किस टाइप की जगह जाना पसंद है
क्योंकि आपकी ऑडियंस या जनता इस टाइप की जगह मांगती है? ऐसी जगह जहाँ पर मैं अकेला रह सकूं और अच्छा व्यू है, टॉप पे कहीं, या फिर समंदर के किनारे, या पहाड़ में कहीं, या फिर बीचेस में, जहाँ पर मैं शांत हूँ, वो जगह मुझे काफी पसंद है। मुझे भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है। और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो ऑडियंस को ज्यादातर अभी पहाड़ देखना ज्यादा पसंद है। Sure. लद्दाख वाले वीडियोस लोग अभी देख रहे हैं, और हर क्रिएटर, जितने भी क्रिएटर्स मैं जानता हूँ जो ट्रैवल वाले हैं, वो 1 साल में 1 बार लद्दाख तो जाते ही हैं। बिल्कुल। मैं इस बार नहीं गया। क्यों? अरे मेरे को मतलब सब दिखा रहे हैं, सब हो चुका है, हाँ, मतलब मैं दिखा चुके। कितना दिखाऊं? और मैं मतलब लद्दाख में 2013 में गया, 18 में गया, फिर उसके बाद और एक बार गया, मैं 3 बार गया हूं मैं। तो मैंने ऐसा रखा था कि 1-2 साल में 2-3 साल बाद फिर से आऊंगा, देखूंगा, क्योंकि 2-3 साल बाद चेंजेस देखेंगे वहां पर। तो अभी वहां पर एक ज़ांस्कार वाला रूट है, लोग अभी ज़ांस्कार कर रहे हैं। तो ऑडियंस मतलब जो चीज देखना पसंद करते हैं, मैं अगर वो चीज नहीं पसंद करता तो मैं नहीं बनाता हूँ। राइट। मुझे पता है उससे मेरा नुकसान है। अगर आप फ्लो के साथ में चलोगे, मतलब गंगा अगर बह रही है तो आप उसके साथ इजीली बह सकते हो। आप करंट के अपोजिट जाओगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपोजिट जा रहा हूँ। राइट। मैं अपना ही कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों को वो पसंद आएगा। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कंटेंट मैंने बनाया जो मुझे भी पसंद आया और ऑडियंस को भी पसंद आया। हर बार ऐसा होता है कि जो कंटेंट पे मैंने अपना पूरा का पूरा 100% दिया है, पूरा दिलो जान लगा दिया, खून पसीना एक कर दिया, वो कंटेंट लोगों को नहीं पसंद आता है। और जिसमें मैंने ऐसे ही बना दिया, मिलियन व्यूज में, ये क्या बवाल है यार ये तो यार गड़बड़ है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं आसाम गया हुआ था, तो आसाम में एक सिल्क है जो सिर्फ आसाम में मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, मुगा सिल्क। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया कि कैसे वो जो बटरफ्लाई होता है वो कैसे किस तरह से पूरा वो प्रोसेस, फिर वहां से लेकर वो कपड़े बनने तक का पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया। एंड मैं भी काफी कुछ सीखा हूँ उससे। एंड आसाम की चाय काफी फेमस है, तो वहां पर जाके मैंने पूरा चाय का प्रोसेस, मतलब वो पत्ती तोड़ने से लेकर फैक्ट्री में पूरा प्रोसेस खुद सीखा एंड जाके प्रैक्टिकली देखा। एंड वही जो हमने पूरा प्रोसेस किया था फैक्ट्री में, वही चाय पत्ती से फिर हमने चाय बनाया, वही पिया। एंड ये वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अच्छा था, और ये वाला ऑडियंस को पसंद आया है। और ये तो मतलब एवरग्रीन कंटेंट है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ व्लॉग है। ये तो मतलब कोई अगर असम कभी जाना चाहता है और ढूंढना चाहता है क्या करने के लिए असम में, उसके लिए भी वैल्यूएबल है। कोई अगर बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है जो कभी असम ना जा पाए शायद लाइफ में, उसके लिए भी वैल्यूएबल है। तो मतलब हाँ, मतलब देखो, ये जो कंटेंट था ना, ये टूरिस्ट वाला कंटेंट नहीं था। हाँ। मतलब यहाँ पर कोई मुंबई से घूमने के लिए जाएगा, वो यही नहीं देखने जाएगा चाय कैसे बनती देखते हैं। हाँ। वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जो मजूली है, वहाँ पर जो रिवर आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, वो देखने जाएगा। या फिर वहाँ पर जो काजीरंगा पार्क है उसमें जाएगा। वो जो मैंने किया है वो थोड़ा मुश्किल है। वो चाहे तो कर सकता है, बट वहाँ पर फैक्ट्री वाले कैसे अलाउ करेंगे कि कोई आके वहाँ देखे? अगर कोई वो चाय प्रोसेस का टूरिज्म स्टार्ट कर दे तो फिर वो बात अलग है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ा हटके चल रहा हूँ कि लोग जाके जो चीज़ देखना चाहते हैं मैं वही दिखाई नहीं रहा हूँ उनको। नहीं, जबरदस्त है यार, क्योंकि जो लोग देखना चाहते हैं वो शायद कई और लोग बना भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। मैं पहले से चाहता था कि कुछ कंटेंट ऐसा बने जो लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करे। बिल्कुल। मतलब अब मैं मुझे भी पता है कि मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ। कभी कभार मुझे पता है कि कंटेंट में कुछ होता नहीं है, ऑडियंस उसको देखती भी है। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या वैल्यू दे रहा हूँ मैं उनको यार, मतलब क्यों मैं उनको उल्लू बना रहा हूँ? कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा उनको दे ताकि उनके जहन में बैठ जाए वो चीज़, कि यार ये क्रिएटर है जो एफर्ट लेता है और कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अभी तो चल रहा है ये जो व्लॉगिंग हम देख रहे हैं ना, कुछ भी जो बना के डाल रहे हैं, एक टाइम बाद मुझे नहीं लगता ये चलेगा, क्योंकि लोग ना बहुत ऊब चुके होंगे कि बस हो गया, सबके घर में यही चल रहा है यार। नहीं, और ये तो है यार, मतलब फनी भी होते हैं मीम रिव्यू वाले कंटेंट, कि आप बैठ के सिर्फ मीम देख रहे हो और हंस रहे हो। फनी तो होते हैं कुछ बट कब तक, है ना? और वैल्यू की जो आपने बात कही, आई थिंक मेरा तो मानना ये है कि कंटेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, इंफॉर्मेशन वैल्यू है, टूरिज्म वैल्यू है, साइंस की वैल्यू है। दैट इज अप टू यू टू फिगर आउट एज अ क्रिएटर आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, बट वैल्यू देना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात पूछता हूँ, अब जैसे आपकी 6-7 साल की क्रिएटर जर्नी अकेले तो नहीं करी, साथ में लोग थे, शुरू में शायद दोस्त थे, अब शायद टीम है। कैसे बनाई ये टीम एंड क्या डिसीजन लिए कि ओके नाउ आई नीड अ मैनेजर, ओके नाउ आई मे बी नीड अ फुल टाइम एडिटर विथ मी? किस टाइप से ऐसे डिसीजन लिए और कब लिए ये डिसीजन? शुरू में तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, मुझे सीखना था। एक टाइम ऐसा आया कि सीख के हो गया, मतलब अब व्लॉगिंग में जो भी सीखना था, मतलब एक्सप्लोर करना था एडिटिंग वाइज, म्यूजिक वाइज, एंड वो सब मैंने कर लिया। एंड और कंटेंट भी बहुत ऐसे मतलब
सिमिलर ही होते जा रहा था, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं था। एंड देन आई थॉट कि अगर मुझे अभी जिस तरह का मैं कंटेंट बना रहा हूँ उस तरह का कंटेंट बनाना है तो मेरे को टीम चाहिए। लेकिन ये टीम, मतलब टीम तो बाद में, टीम अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से टीम होगी, कोविड के बाद ही टीम मैंने बनाई है, उससे पहले टीम नहीं थी, मैं अकेला ही कर रहा था। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि मतलब मोटिवेशन मेरा था कि सीखने का, यहाँ पर पैसा भी था, फेम भी था, फेम का तो बहुत कम था, लेकिन सीखने का था। और मैंने सोचा था कि सीख के वापस मैं एक्टिंग में चले जाऊंगा और वहाँ जाके एकदम बवाल बम्पार, मतलब फोड़ फाड़ देंगे, मतलब एकदम एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे और कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बात करेंगे, वो आइडिया था। बट मैं नील से मिला, तो नील ने मेरे को अप्रोच किया एंड देन नील के साथ फिर काम करना शुरू किया मैंने। एंड उस टाइम पे भी ब्रांड्स आते थे, ब्रांड्स जब नील नहीं भी था उस टाइम पे Neil is Neil Gogia, CEO of iPlix. iPlix, yes. And he was on an episode of this show as well. You can go check out that episode after you finish this one. Back to you. मेरे पास ब्रांड्स आते थे, वो कहते थे कि आप ये प्रोडक्ट ले लो और आप स्टोरी डाल दो या फिर वीडियो बना दो। और कुछ ब्रांड्स आते थे जो कहते थे कि आपको हम देंगे इतना पैसा, आपको ये वीडियो डालना है, ये ऐसे बोलना है। तो मैं तो बहुत ब्रांड्स को मना कर देता था, क्योंकि इस मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं एक्टिंग करता था, एक्टिंग से पहले मैं बिजनेस करता था। तो जिंदगी में मुझे जो भी चीज़ चाहिए थी मैंने ले लिया था। मुंबई में घर ले लिया था जब मैं 21 साल का था, मैं 21 लाख की बाइक चला रहा था एंड मेरे पैसे की कोई कमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मतलब जो भी चीज़ मैं चाहता था मैंने कर लिया था, क्योंकि बहुत जुगाड़ू था मैं हर चीज़ में। तो ब्रांड्स आते थे, मेरे को ऐसा कोई पैसे की कमी नहीं थी कि इनके बोलने पे मैं करूंगा ही करूंगा। तो मुझे पता है कि वैल्यू क्या है, क्योंकि एक ऐड बनाने में प्रोडक्शन का खर्चा, फिर मार्केटिंग का खर्चा, हम यहाँ खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद ही मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज का मुझे पता था और बाकी क्रिएटर्स को नहीं पता था, तो मैंने मना कर दिया। काफी सारे 100 से ज्यादा ब्रांड्स को मैं मना कर देता। कोई मेरे को ऐसा कहता था कि पैसे तो दे रहे हैं, आपको ये बोलना है कि आप ये यूज करते हो, आपको ये बोलना है कि आपने ये किया है और आपको बहुत अच्छा लगा। तो मैं कभी भी ऐसा, जब ब्रांड्स कहता था जो मैं नहीं कर रहा हूँ या फिर जो नहीं फील करता हूँ मैं नहीं बोलूंगा, तो बोलते नहीं आपको बोलना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है फिर आप जाओ, टाटा बाय बाय, मैं नहीं बोलने वाला। तो मेरा एक ईगो था ब्रांड को लेके कि अगर करना है तो सही करना है, मतलब ऐसे ऑडियंस को गुमराह नहीं करना है। बिल्कुल। तो पहले ऐसे जो ड्रीम 11 जैसे ब्रांड्स होते थे वो भी नहीं करता था मैं, स्टॉक मार्केट वाले ब्रांड भी नहीं करता था। अभी करता हूँ, पहले नहीं करता था। तो पहले उसके बीच पे भी एक ट्रांजिशन आया जिसके बाद ये सब मैं ब्रांड करने लगा, लेकिन पहले नहीं करता था। तो फिर जब नील आया तो फिर काफी अच्छे ब्रांड्स के साथ डीलिंग होने लगी, क्योंकि मैंने नील को बोल दिया था कि देखो नील ऐसा मुझे चाहिए, अगर तुम उसको फिल्टर करके दे सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसे करते करते ब्रांड्स आने लगे एंड पैसे आने लगे। अब जब पैसे आने लगे तब मैंने डिसीजन लिया कि इसको सीरियसली करता है। तो मैंने 1 साल का एक्सपेरिमेंट रखा था कि मेरे बिजनेस का इनकम और यूट्यूब का इनकम अगर ज्यादा हुआ तो मैं अपने बिजनेस को मतलब लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा और मैं सिर्फ फुल टाइम इसको करूंगा। तो उस टाइम वो साल मेरा यूट्यूब का इनकम और मेरा बिजनेस का इनकम ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना मेरे को दिख गया था कि ये करियर बन सकता है। पोटेंशियल दिख गया था कि हाँ इसमें अगर मैं और अच्छा एफर्ट दूंगा तो ये और अच्छे से हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने सीरियसली करना चालू किया एंड देन फिर वही जर्नी शुरू हुई कि जो कंटेंट बनाना चाहता हूँ उसके लिए लोग चाहिए, रिसर्च के लिए लोग चाहिए, एक एडिटिंग के लिए लोग चाहिए। एंड देन मेरे को अगर लोगों से कनेक्ट करना है तो मुझे मेरा फोकस किस पे लगाना है। मैं अगर एडिटिंग में 3-4 घंटा दे दूंगा, उस 3-4 घंटे को अगर मैं कहीं और यूटिलाइज करता हूँ कंटेंट रिसर्च में या फिर लोगों से बात करने में या उसके ऊपर सोचने में, तो मेरा जो पोटेंशियल है वो कहाँ होना चाहिए। जो एडिटर है उसका, अभी भी जो बंदा एडिट करता है वो पूरा वीडियो एडिट नहीं करता है, वो मेरे को 90% रफ कट करके देता है, फिर उसके बाद मैं एडिट करता हूँ, तो उसमें भी मुझे 2 घंटे लगते हैं। एंड देन जो कंटेंट रिसर्च करने वाली जो टीम है वो भी जब रिसर्च करके देते हैं देन मैं उसके ऊपर भी बैठ के रिसर्च करता हूँ कि और क्या अच्छे से हम दिखा सकते हैं अपना स्टाइल उसमें। हाँ, अपना फीलिंग, अपना स्टाइल और वो सब। तो शुरू में तो काफी टीम बनाने में मुश्किल हुआ मुझे। टीम बनाते बनाते कम से कम 1-1.5 साल लग गए थे, क्योंकि लोग आते थे, लोगों को लगता था कि अरे MSK के साथ मतलब काम करने मिलेगा। तो एक ऐसा हुआ था कि एक बंदा आया, उसने कहा कि आई एम वेरी लकी सर, मतलब मैं आपके साथ काम करने का मौका मिला, पैर पड़ रहा है एंड देन आई एम वेरी ये वो, मतलब मैं ही उसका भगवान ऐसे। एंड देन 3-4 महीने बाद अपने साथ में रह लिया, उसने देख लिया कि ये तो अपने जैसा ही बंदा है। उसके बाद से एटीट्यूड बदल गया उसका, मतलब अरे यार ठीक है, मतलब अभी हमें वो कहाँ
मतलब पहले तो लोग ऐसे बना के रख देते हैं, फिर जब पता चलता है ऐसे, तो फिर ऐसे क्रैक कर करके एक एडिटर बदला, दूसरा एडिटर बदला, तीसरा एडिटर बदला, ऐसे करते करते अब जाके जो एडिटर मिला है फिर वो उनके साथ अभी काम चल रहा है। तो काफ़ी मतलब ऐसा देख के लगता है कि एडिटर इजीली मिल, ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ती है हमें। बिल्कुल, वो मतलब ट्यूनिंग भी बैठनी चाहिए। हाँ। आपका वो दे आर अ पार्ट ऑफ योर वीडियो, वो आपकी टीम है साथ में, राइट? और उनका ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका तालमेल, बहुत कुछ है। इट्स नॉट अ इजी थिंग, राइट? पहले तो मैंने यही सोचा था कि जो एडिटर होगा उसको कभी दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैंने जितने भी टीम वाले लोग हैं सबको कैरेक्टर बना दिया है, बहुत सब मेरे ब्लॉग के कैरेक्टर हैं अभी। बहुत बढ़िया यार। उनके भी करियर शुरू हो जाएंगे क्रिएटर वाले धीरे धीरे। अब पता नहीं, अगर वो फिर हो सकता है। ऐसे काफी लोगों को मैंने देखा यूएस में और इंडिया में भी कि पहले किसी क्रिएटर के साथ काम कर रहे थे एंड देन उनको छोड़ के फिर खुद से क्रिएट करने लग गए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं ऐसी। तो हम वी डन एन एपिसोड विद मैक्स प्ले गेमिंग क्रिएटर हैं, वेरी यंग गर्ल, 19-20 इयर्स ओल्ड। उनकी स्टोरी आपसे बहुत डिफरेंट है। जैसे आपने शुरू में कहा कि मैंने शुरू में वीडियो बनाया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं नहीं डालता था, पर एक दिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, दिस इज हु आई एम, मैंने वीडियो डाल दी। उनका प्रोसेस ही दूसरा था। उनका प्रोसेस ये था कि मुझे पता है मुझे किस क्वालिटी का वीडियो चाहिए, और मैं धीरे धीरे पहले 7-8 वीडियो बनाऊंगी और उस क्वालिटी का वीडियो बनेगा तब जाके रिलीज करूंगी। बट शी वाज उन्होंने ये सब सीखा दूसरे क्रिएटर्स के साथ काम कर करके। तो शी वाज अ क्रिएटर मैनेजर जो साथ में किसी और के साथ काम करती थी, एंड देन शी स्टार्टेड मेकिंग हर ओन ब्लॉग। सो अलग अलग जर्नीज रह चुकी हैं लोगों की काफी। और मतलब अच्छा, it's great to know that you have a team that really works with you now, and that's a settled process as well, right? Let me ask you this, and I think this is one of the most interesting things about this episode for sure. आप 40 इंडियन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का टूर प्लान कर रहे हो। सबसे पहले ये बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आया? सो बेसिकली ना मेरे को बचपन से ही भारत का भ्रमण करना था। मतलब मुझे ना, आपको मतलब मैं ना हमारे इंडियन हिस्ट्री और जो भी यहाँ के अलग अलग स्टेट है, अलग अलग फूड, मेरे को लाइफ में ना एक चीज़ करते रहूँ वो बहुत बोर लगता है। जैसे अगर कोई चीज़ सीखने भी जा रहा हूँ ना मैं, एंड देन नेक्स्ट, मतलब बोर नहीं करना, मतलब लाइफ में नई नई चीज़ सीखना है और नया नया चीज़ें करते रहना है। तो मैं हमेशा अपने व्लॉग में भी कहता हूँ कि जब मैं कोई नई चीज़ें करता हूँ इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। अगर मैं नई चीज़ें नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं नेगेटिव हो गया या मर गया हूँ। तो नई चीज़ें करते रहना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो यूरोप में ऐसे अलग अलग देश हैं, फ्रांस है, वहाँ पर इंडिया का ऐसा है ना कि इंडिया अपने अंदर ही एक यूरोप बना हुआ है पूरा। तो आप अगर गुजरात में जाओगे तो गुजरात में भाषा अलग है, फूड अलग है, कल्चर अलग है। महाराष्ट्र में आओगे तो वो अलग है, आप गोवा में जाओगे वहाँ अलग है, कर्नाटक में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, उड़ीसा, फिर आसाम, बंगाल। आप कोई भी जगह पे बोर नहीं हो सकते। ये तो है। तो मैं ना एक सारे स्टेट को एक्सप्लोर करना चाहता था और मैं सोच रहा था कि ये सारे स्टेट के बीच में ऐसी कौन सी कड़ी है जो सबको जोड़ती है। अभी तक मुझे नहीं मिला। एक जो क्लोजेस्ट कड़ी मिली थी वो ये था कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो 40 साइट्स है। मतलब ये धीरे धीरे ऐड होती जाती है, अभी फिलहाल के लिए तो 40 है, और ये 40 है 20 स्टेट्स में, राइट। मतलब बाकी बच गए। तो हम शुरू करेंगे इसको महाराष्ट्र से, और ऐसे करते 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 ये कड़ी, मतलब हम लोगों ने इसके पीछे लगभग 6 महीने लगा दिए ढूंढने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है। क्योंकि अगर एक मोटिवेशन नहीं है, मतलब एक चीज़ जो हर स्टेट के लिए कॉमन नहीं है, तो फिर वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे हम पोर्ट्रे करें। स्टोरी टेलिंग में वो फिट करने के लिए एक अच्छा फिट करने के लिए, और कि एक प्रोडक्ट भी बन पाए वो। मतलब ये नहीं कहूँगा कि मेरे को घूमना था इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको एज अ प्रोडक्ट भी मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर आगे चल के मुझे कुछ और क्रिएट करना है इस तरह का कंटेंट, तो मैं लोगों को दिखा सकूं कि देखो मैंने ये कुछ किया है। बिकॉज ये जो कंटेंट मैं बनाने जा रहा हूँ इसके लिए पैसे खर्च होंगे। मतलब 15 से 20 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है, 6 महीने का टाइम लगने वाला है, एंड और ये पूरे ट्रिप में ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब कर्नाटक में जाके बर्गर खा रहा हूँ। नहीं, कर्नाटक में जाके वहाँ का कल्चर, वहाँ पर जो लोकल फूड है वो मैं खाऊंगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा सब एक्सप्लोर करते हुए जाऊंगा और लोगों को मैं ये बताऊंगा कि हम लोग इतने डिफरेंट है ना, यही हमारे में यूनिक चीज़ है। बिल्कुल। और हम लोग मतलब ऐसे बाहर, जैसे अभी मेरा बाहर घूमने का भी प्लान है। मैं मतलब अभी रशिया भी जाके आ चुका हूँ, काफ़ी सारे कंट्रीज मैंने किए हुए हैं, लेकिन मैं शुरू करना चाहता था भारत से। राइट। पहले मैं ये एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि अभी भी ऐसे काफ़ी सारे स्टेट है जो मैं नहीं घूमा हूँ, एंड मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत रिच है बाकी पूरी दुनिया से। तो और ये ट्रिप मैं
ना सिर्फ हम लोगों को टूरिज्म के बारे में या फिर यूनेस्को साइट्स के बारे में बताएंगे, यूनेस्को साइट्स तो एक बहाना है। मेरा मेन मकसद तो वही है, कल्चर वल्चर को एक्सप्लोर करते हुए जाना है। और हम लोग एक इसके साथ ना एक कॉज भी ऐड कर रहे हैं। कॉज मतलब मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ कि लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, फिर ये बोल के व्लॉग एंड होता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई पढ़ लिख लेगा ना तो वो अपने लाइफ के ड्रीम पूरा कर सकता है, अगर वो अवेयर हो जाएगा। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ बिकॉज एक टाइम था जब मैं अवेयर हुआ था चीज़ों से। मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पर लोग 10,000 से ज़्यादा सोच ही नहीं पाते थे। मैं जब किताबें पढ़ने लगा तो फिर मैंने सोचा कि 10,000 तू सोचेगा तो 10,000 ही मिलेगा। 10 लाख सोचना, 10 लाख सोचा 10 लाख मिल गया, अब 10 करोड़ सोच रहा हूँ, तो वो भी मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे हैं, अगर हमें एज अ इंडिया ग्रो करना है तो मुझे लगता है कि एडुकेशन अगर सारे लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो वो इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, और अगर हर इंसान इंडिविजुअली ग्रो करेगा तो हम अपने भारत को भी आगे ग्रो कर सकते हैं। तो जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम डोनेशन इकट्ठा करेंगे और एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन करके इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, एंड देन क्लीन टूरिज्म भी प्रमोट करेंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा मैंने देखा है कि घूमने जाता हूँ वहाँ पर लोग बॉटल फोड़ के रखे होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होते हैं। मेरे को देख के बड़ा गुस्सा आता है कि यार इतनी खूबसूरत जगह पे तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लाइक ये सब जगह ऐसी होती है जहाँ पर तुम बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, वहाँ का साउंड, वहाँ पर अभी बारिश के, जब मैं अभी बताया था ना मैं खुराईगढ़ फोर्ट गया था, वहाँ पर क्या व्यू था, क्या मौसम था वहाँ पर। लाइक उससे अच्छा मेडिटेशन जगह कहीं नहीं होगी। लाइक वो तुम्हें जिंदा कर देता है। तो ये सारे कॉजेज, और मेरे हिंदुस्तान में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, और सब जब भी मैं लाइव आता हूँ वो कहते हैं कि भाई कोलकाता आओ, भाई भुवनेश्वर आओ, भाई उड़ीसा आओ, या हर ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि सब जगह आऊँगा, बस वेट करना। तो मैं सब जगह जहाँ पर भी जा रहा हूँ स्टेट में, सब जगह होके लोगों से मिलते हुए जाऊँगा। तो जहाँ पर भी जाएंगे हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे खर्चा बहुत है। तो एक अगर कोई ब्रांड वाले देख रहे हो तो पैसे दे दो यार। अरे बिल्कुल, कोई ब्रांड वाले हेलो हेलो हेलो, नहीं, नॉट जोक्स अबाउट, बहुत ही नोबल प्लान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अगर आपको कोई ब्रांड वाला नहीं मिल रहा हो तो नील से कहिएगा मुझे फोन करें, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे इस पे। अभी हमने काफी ब्रांड्स के साथ बात तो कर रहे हैं। देखो, अगर ब्रांड्स आए तो भी होगा, नहीं आए तो भी होगा। अगर आए तो थोड़ा अच्छे तरीके से हो सकता है, नहीं आए तो जुगाड़ू तरीके से तो हो ही सकता है। नहीं, पर जब इतनी अच्छी आपकी विजन है, हाँ राइट, और कोई ना कोई ब्रांड तो इसमें मतलब बाय इन करेगा। जैसे आपको अगर 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी तो एक कोई गाड़ी का ब्रांड बिल्कुल मेक सेंस। यूनेस्को, टूरिज्म मिनिस्ट्री, देयर आर सो मेनी प्लेसेस, राइट, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एज अ, कोई अगर कुछ अच्छा बनाता है ना तो मेरी फितरत ऐसी है कि मैं भी मतलब इतना बिजनेस साइड पे रह चुका हूँ कंटेंट के कि मेरे दिमाग में इमीडिएटली शुरू हो जाता है कि इसके लिए कौन सा ब्रांड लेके आ सकते हैं। बट इस पे हम पॉडकास्ट के बाद अलग डिस्कशन करेंगे। कब शुरू कर रहे हो, मतलब प्लान क्या है अभी? हम मिड अगस्त में हम प्लान कर रहे थे। मिड अगस्त, हाँ, तो वो चलेगा शायद, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ब्रांड्स के साथ बातें चल रही है, एंड हम लोग बजटिंग का भी देख रहे हैं। और अभी मेरा ना बिल्कुल भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने और भी लोगों को देखा है काम करते हुए, लेकिन मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि कुछ तो दिखाने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं उनको ये ट्रिप के थ्रू दिखा दूंगा। तो देखते हैं, होप अच्छा इंशाल्लाह सब सही होगा, बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे आपसे आखिरी 1-2 सवाल पूछने हैं, और शो जब हम एंड करेंगे तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लिव लाइफ, लिव ड्रीम। बिल्कुल बिल्कुल। बट बिफोर वी गेट देयर, अगर कोई आज नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा है, राइट, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो कुछ भी बना के डाल देते हैं, कुछ क्रिएटर्स हैं जो थोड़ा शायद सोच के बना के। आपकी क्या एडवाइस होगी यंग व्लॉगर्स के लिए? मैं तो पहले ये कहूँगा कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो छोड़े ना। जो भी जॉब या जो भी फील्ड में है वो उसी फील्ड में रहे, और व्लॉग बनाने के लिए कैमरा खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आजकल के फोन्स इतने अच्छे आते हैं कि व्लॉग्स बहुत बढ़िया बन सकता है। और फोन में एक डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पर हवा ज्यादा चलती है ना, वहाँ पर व्लॉग अच्छी नहीं होते। तो ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ हवा नहीं चलती है, और जहाँ पर हवा चल रही थी वॉइस ओवर दे दो। तो इस तरह से ये पहला एडवाइस होगा। और दूसरा ये कि ना, आप ये मत देखो कि MSK क्या कर रहा है, आप ये मत देखो कि निखिल क्या कर रहे हैं, आप ये देखो कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि जो आप करना चाहते हो वो लॉन्ग टर्म कर सकते हो, जो MSK करना चाहता है वो आप शॉर्ट टर्म ही कर पाओगे। क्योंकि MSK कुछ अलग लेके चल रहा है अपनी लाइफ में विजन, निखिल भाई या फिर फ्लाइंग बीच, सबके अलग अलग विजन है, सब अलग अलग लेके चल रहा है। तुम क्या दे सकते हो ऑडियंस को, उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, और क्या ऐसी चीज़ है जो तुम एकदम डेली कंसिस्टेंट होके कर सकते हो, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर इनिशियली
तुम अगर आके ये सोच रहे हो कि एक वीडियो डाल के तुम हीरो बन जाओगे, तुम्हें एक वीडियो पे मिलियन व्यूज आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जब MBA करने जाते हैं या फिर कोई भी CA या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं, तो एटलीस्ट उसमें 3-4 साल तो लगते हैं ना। तो कोई भी अगर आ रहा है ना, तो कम से कम 3-4 साल लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए कोई डिग्री नहीं है, कोई बुक नहीं है। यहाँ तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस सडनली नहीं आएगा। मुझे लोग बोलते हैं कि भाई शाउट आउट दे दो। मैं बोला कि तुम्हारे YouTube चैनल में अगर 200 व्लॉग्स होंगे तो मैं शाउट आउट दूंगा। एक बंदा एक वीडियो बनाया, बोलता है भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार, मेरा तो ये हो गया वो हो गया, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, मैं चैनल दिखा, एक वीडियो डाल के क्या रो रहा है जिंदगी में यार। और वो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी इशू है ना। आपने शाउट आउट दे दिया बंदे के, 2 वीडियो में दोनों वीडियो अच्छा नहीं है, तो आपके शाउट आउट की भी क्रेडिबिलिटी खत्म। वही तो। और शाउट आउट तो मतलब एक ऐसी चीज है जो एक एक्सपोजर देगा। हो सकता है कि मेरे शाउट आउट देने से वो तुम्हारे पास आए, तुमको गाली देके जाए कि क्या बना रहा है कि नहीं। तो शाउट आउट तो मैं मतलब ना ही मैंने किसी से लिया है और ना ही मैं बोलूंगा कि लो, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बट शाउट आउट वाला तो फंडा बिल्कुल बेकार है। बट मैं जितने भी लोग आ रहे हैं ना, मैं ये कहूंगा कि जो तुम कर सकते हो 3-4 साल तक, वो चीज को लेके आके 3-4 साल करना, उसके बाद फिर डिसीजन लेना। मतलब ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर आके 4 व्लॉग डालूंगा, देखूंगा चलेगा कि नहीं चलेगा। तुम 3 साल तक रहो, तुम चलोगे 110%। बिल्कुल है ना। सब चीज को सीखोगे। तो अगर एनालिटिक्स देखोगे, कमेंट्स पढ़ोगे एंड बाकी लोग को देख के सीखोगे, तो फिर लाइक कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते। एक मेरे को सब्सक्राइबर ने बोला था भाई कि अभी तो बहुत सारे व्लॉगर्स हो गए, हर घर में कोई ना कोई वीडियो बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, भाई क्या मैं इस टाइम पे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। अभी जो बाकी प्रोफेशंस हैं, MBA CA या जो भी अलग डॉक्टर प्रोफेशन जो भी होते हैं, वो लोग मतलब पहले भी तो थे, अभी भी तो हैं। बिल्कुल। अगर अभी कहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में कोई नया बंदा नहीं जा सकता, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। तो हर फील्ड में जाने के लिए कभी भी लेट नहीं होता है। व्लॉगिंग भी आज भी तुम एंटर कर सकते हो, 10 साल बाद भी कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें जानना जरूरी है कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, बस तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारी इच्छा में ताकत है, तुम्हारी इच्छा शक्ति अगर एकदम स्ट्रांग है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी वेल सेड। जाने के पहले एक फैन क्वेश्चन, कितनी बाइक्स हैं आपके पास? मेरे पास 3-4 बाइक्स होंगी। कौन सी? एक तो ट्रायम्फ टाइगर है जो कि एडवेंचर बाइक है, एक है एक्सपल्स, एक है बबली, क्या नाम रखा था उसका हमने, एक छोटी बाइक है। बबली? बबली मतलब वो बम्बल भी जैसी बाइक है, TVS की है, रेडर, TVS रेडर, छोटी बाइक है वो एक है, और एक हंक है। तो पहले मेरे पास ना बाइकों के कलेक्शन काफी होते थे, बड़े बड़े बाइक्स होते थे, R1 होते थे, जैसे मैंने आपको बताया। और ये YouTube से पहले मेरे पास होते थे। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने YouTube पे आया फिर मैंने खरीदा, ऐसा नहीं, उससे पहले से थे। बाइकर वाला शौक पहले से था, जब से धूम मूवी रिलीज हुई थी, उसने पागल किया था कि हमको भी चाहिए हायाबुसा। तो उस वक्त जब मैं गाड़ी चलाता था, वो थी यामाहा R1 जो वैलेंटिनो रॉसी चलाते हैं। लेकिन मेरे बाइक को भी देख के लोग बोलते थे ये हायाबुसा है क्या? वो तो एक ही नाम सबके मुंह पे चढ़ा हुआ था ना, वो मूवी ने पागल करके रखा था सबको। तो अभी मैं थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकल हो गया हूँ। मैं मतलब दिखावे पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट अभी टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो 4 व्हीलर से ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने परचेज किया था फॉर्च्यूनर। तो बाइक पे क्या होता है कि ना मैं कंटेंट अच्छे से नहीं बना पाता। बाइक पे क्या है कि यहाँ पर कैमरा होता है और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू शॉट होता है, उसमें मेरे को लगता है कि उतना अच्छा कंटेंट बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं चूज करूंगा बाइक, क्योंकि मुझे बाइक पसंद है। मतलब 180 डिग्री का व्यू होता है, तुम्हें हवा खा रहे हो और मस्त लग रहा है। कार में वो मजा नहीं आता है। तो लेकिन कार में टीम के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ और अच्छा कंटेंट बन सकता है, इसीलिए अभी कार से कर रहा हूँ। तो ये है। जबरदस्त। सलीम, fantastic talking to you. Thank you so much. Thank you so much for being on Storytellers and Storysellers. I hope you had fun. हाँ बिल्कुल। Before we go, we will have Salim end the episode today by saying, live your life, live your dream. Boom. Love it. Thank you, Salim. And thank you for listening to this episode of Storytellers and Storysellers. Once again, if you like this episode, follow, rate, tell your friends that MSK is on this episode. Tell them now. बताओ all MSKins. मैं अपने सब्सक्राइबर को MSKins कहता हूँ। MSKins, this episode. Rate कर दो ये episode और share करो बिंदास. That's it on this episode of Storytellers and Storysellers. This is me, Vineet Kanabar, saying goodbye. Thank you so much.